गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 6 मई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि रोज मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इवनिंग में 6 बजे तक आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। डन। आइए शुरू करते हैं 6 मई के सभी करंट अफेयर को, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म के लिए एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर 2024 दिया गया? दो क्वेश्चन हो गए ऑस्कर से। और साल 2023 में साहित्य का नोबेल पाने वाले जॉन फॉसे किस देश के नागरिक हैं? तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी ना कभी हमने इन्हें डिस्कस किया है, इसीलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनका आंसर क्या है। शुरू करें। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 6 मई के करंट अफेयर का। हाल ही में लोकलाइजिंग द एसडीजीएस विमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे नामक कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, लोकलाइजिंग द एसडीजीएस, इसका आयोजन किया गया है यूएसए के न्यूयॉर्क में। यहां पर एसडीजीएस की बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है। जितनी भी स्थानीय संस्थाएं हैं, लोकल गवर्नेंस है, उनके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए इस पर चर्चा की गई है। इस प्रोग्राम में आयोजन किया गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। देखिए फ्रेंड्स, आयोजन किसने करवाया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो संस्थाएं इस प्रोग्राम के आयोजन में इंक्लूड है, दो संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन करवाया है। एक है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और भारत की एक संस्था है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री या मंत्रालय है। इन दोनों ने मिलकर लोकलाइजिंग द एसडीजीएस विमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे कार्यक्रम का आयोजन करवाया है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना, इस पर चर्चा करना इस प्रोग्राम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो 17 गोल्स डिसाइड किए गए हैं। सारे तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्विलिटी की बात की गई है, पॉवर्टी को दूर करने की बात की गई है, जमीनी स्तर पर समावेशी विकास की बात की गई है। इस तरह से 17 गोल डिसाइड किए गए हैं। ओके, अब यहां पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ये है क्या, आपको ये समझना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, भविष्य की अंतरराष्ट्रीय विकास से संबंधित जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उनका एक समूह है जिसे नाम दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसे बनाया है यूनाइटेड नेशन ने। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और इन सभी गोल्स का लक्ष्य प्राप्त करना है 2030 तक। ऐसे 17 गोल्स डिसाइड किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इमेज बता देता हूं मैं, सब तो आपको नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप पॉज करके देख लीजिएगा इमेज एक बार, हो सकता है आपको परफेक्ट इमेज ना दिखे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसे पॉवर्टी को खत्म करना, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना, ये सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे 17 गोल्स डिसाइड किए गए हैं, कंफर्म। और इनके लिए जो प्रोग्राम अभी हमने जिस पर डिस्कस किया, आयोजन कहां पर किया गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। डन। सेकेंड क्वेश्चन, चर्चा में रही शक्सगम घाटी किस क्षेत्र या किस राज्य में स्थित है? तो शक्सगम वैली की बात करें तो यह भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। तो आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा लद्दाख। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में चाइना ने यहां पर देखिए अवैध निर्माण किया है, जिसके कारण भारत ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। अब लद्दाख का वो क्षेत्र जो कि पाक ऑक्यूपाइड है, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। पहले यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर में आता था, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो कि हमारा हिस्सा है उसमें था। अब ये लद्दाख राज्य में आता है भारत के। तो यहां पर चाइना ने अवैध निर्माण किया है, इसीलिए शक्सगम वैली हाल ही में सुर्खियों में रही, भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक है ना।
पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का यह हिस्सा हुआ करता था ये क्षेत्र, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया था और अब यहाँ पर चीन निर्माण कार्य कर रहा है लगातार। यहाँ से होते हुए ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की चाइना की योजना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, ये प्लेस है, देखिए ये लद्दाख में है। अगर आप मैप को और थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का मैप, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है आपका, और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी शक्सगम वैली, जहां पर चाइना के द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। ठीक है ना। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र एक पूरी यूनियन टेरिटरी थी जम्मू कश्मीर की, अब ये डिवाइड हो चुकी है और भारत की 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। इसमें से अब शक्सगम वैली किधर आ जाता है, तो ये भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन वो हमारा हिस्सा है, इसलिए हमने यहाँ पर विरोध दर्ज करवाया है चाइना के खिलाफ इंटरनेशनली। तो शक्सगम घाटी वैली अभी सुर्खियों में है। कंफर्म। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो GSTAT जिसे कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, अगर हम इसकी बात करें तो भारत में व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए, उनके समाधान के लिए यह संस्था काम करती है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कुमार मिश्रा। ओके, तो संजय कुमार मिश्रा हाल ही में GSTAT के नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। भारत की जो कैबिनेट नियुक्ति कमेटी है उसने झारखंड के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यहां पर इस फैक्ट को भी नोट कीजिएगा कि संजय कुमार मिश्रा जिनकी हम बात कर रहे हैं ये झारखंड राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके, तो अब इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलिएटेड ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। GSTAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये इस पद पर 4 साल या फिर 70 साल जो भी पहले हो जाए, मतलब रिटायरमेंट की एज है 70 साल और इस पोस्ट को अधिकतम धारण किया जा सकता है 4 साल तक, तो जो भी पहले हो उस समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। यहां पर इस संस्था की बात करें तो उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि उद्देश्य क्या है GSTAT का। 2019 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एक अध्यक्ष होते हैं इसके जो बने हैं संजय कुमार मिश्रा, एक टेक्निकल मेंबर होते हैं सेंट्रल के और एक टेक्निकल मेंबर होते हैं इस संस्था में स्टेट के। अध्यक्ष से हमारा काम है, तो ये कौन है, संजय कुमार मिश्रा। डन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने किस देश के बैंक के साथ पहली बार इंटरनेशनल एक ट्रीटी या समझौते को साइन किया है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी एक शाखा है, एक सब्सिडरी है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इसने हाल ही में एक इंटरनेशनल समझौता किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। नामीबिया जो कि अफ्रीकन कंट्री है, इसके बैंक ऑफ नामीबिया के साथ हाल ही में समझौता किया है। समझौता क्या है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में जैसे UPI सिस्टम चलता है उसी UPI के समान एक भुगतान प्रणाली को विकसित करेगी नामीबिया देश में। तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता हुआ है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का। ठीक है ना। UPI के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत में नॉन बैंकिंग पेमेंट का एक मेथड है, बहुत ही काफी यूज किया जाता है इंडिया में। तो मई 2024 में NPCI की जो वैश्विक शाखा है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ अपना पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया है कि भाई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब जैसा भारत में UPI चलता है उसी की तरह एक भुगतान प्रणाली को हम नामीबिया में विकसित करेंगे। नामीबिया देश का उद्देश्य है कि 2025 तक ये अपने यहाँ पर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल कर। ओके, हर व्यक्ति तक बैंकिंग प्रोसेस, बैंकिंग प्रणाली की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके, यही वित्तीय समावेशन। तो नामीबिया बैंक ऑफ नामीबिया के साथ
समझौता साइन किया है किसने? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने। आज के लिए देखिए आप सभी के लिए कोर्स ऑफ द डे या ऑफर ऑफ द डे की हम बात कर लेते हैं। तो आप सभी के लिए देखिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक आज आपका ऑफर है। यहाँ पर 499 इसकी प्राइस है और ये आपको केवल 99 रुपीज में अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन पर, डायरेक्ट रूट एप्लीकेशन पर जाने में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर इस चीज को आप स्पेशली नोट कीजिए कि ये जो ऑफर है वो केवल 24 आवर्स के लिए ही आपके लिए मान्य है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है ना, जितने भी सब्जेक्ट है उनका ऑल ओवर क्वेश्चन बैंक का आपको जो कंपाइलेशन है वो सिर्फ 99 रुपीज में केवल 24 आवर्स के लिए। तो फायदा उठाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर आपके लिए लगातार लाए जा रहे हैं। क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ऑफर लगातार दिए जा रहे हैं, तो फायदा उठाइए। 24 घंटे के लिए वैलिड है, इस चीज को आपको याद रखना है। अप्लाई, अगर आप परचेस करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ओके, डायरेक्ट आप क्वेश्चन बैंक तक पहुंच जाएंगे। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से संबंधित है? तो घरेलू हिंसा से संबंधित है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पारित किया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 2005 में पारित किया गया है। ठीक है, आंसर राइट हो जाएगा, आंसर बी। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पर विचार कर रही है। विचार क्या? कि जो जिस भी महिला का उत्पीड़न हुआ है, जो भी पीड़ित महिला है, उनको कंपनसेशन, उन पर जो अपराध हुआ है, जो उनको जितना पीड़ित किया गया है उस आधार पर दिया जाए, या फिर जो अपराधी पक्ष है, जो क्रिमिनल है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर दिया जाए। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? जो महिला है जिनका उत्पीड़न किया गया है, उनकी उत्पीड़न का कंपनसेशन दिया जाए कि जितना उत्पीड़न हुआ हो उतना कंपनसेशन देंगे, या फिर सामने जो अपराधी है उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है उसको देखते हुए कंपनसेशन फिक्स किया जाना चाहिए। तो अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है। फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, लेकिन हम यहां पर यह याद कर सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब लाया गया था? तो यह 2005 में लाया गया था। महिला हिंसा के खिलाफ ये एक्ट है। महिला हिंसा को रोकना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, घरेलू हिंसा को रोकना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, है ना, घरेलू हिंसा को रोकना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। घरेलू हिंसा एक्ट है, 2005 में लाया गया था। ठीक है, यहां पर उद्देश्य आपको समझ में आ गया। यहां पर आपको ये चीज पता होना चाहिए, महिला को धमकाना घर के अंदर या उनसे दुर्व्यवहार करना किसी भी तरीके का हो सकता है, वो शब्दों से हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, लैंगिक कुछ ऐसा अपराध बन जाए, ये सभी इस एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। नाडा इंडिया ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कौन से अभियान का आयोजन किया है? नाडा के बारे में जानते ही क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ही नाडा के नाम से जानी जाती है। इसने इंडिया में जो स्पोर्ट्स हैं उनको फेयर तरीके से खेला जाए, मतलब किसी भी प्रकार की जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, ड्रग्स से उनका यूज नहीं किया जाना चाहिए। फेयर तरीके से अपने शारीरिक बल के दम पर कोई भी गेम खेला जाना चाहिए बिना चीटिंग की। तो ये है स्वच्छ खेल। इनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में एक कैंपेन चलाया है, कैंपेन का आयोजन किया है। इसे नाम दिया गया है प्ले ट्रू कैंपेन। किसने चलाया? नाडा, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। नाडा के इस कैंपेन में भारत के 12,133 से अधिक जो एथलीट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वैसे ये जो कैंपेन है ये वाडा ने सबसे पहले प्ले ट्रू डे के याद में, सबसे पहले वाडा ने चलाया था प्ले ट्रू डे। ओके, इसने चलाया था 2014 में। तो इसी की याद में प्ले ट्रू डे। अब यहां पर वाडा के बारे में जानना पड़ेगा कि वाडा क्या है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा है। ठीक है, इसने चलाया था फेयर खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्ले ट्रू डे। और अब नाडा ने चलाया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने चलाया है प्ले ट्रू कैंपेन। ओके,
प्ले ट्रू कैंपेन वाडा के प्ले ट्रू डे के याद में मनाया गया था, शुरू किया गया था, जो कि स्वस्थ खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2014 से आयोजित किया जाता है। तो जो वाडा ने चलाया वो प्ले ट्रू डे है और जो अभी नाडा ने चलाया वो प्ले ट्रू कैंपेन है। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, नाडा का उद्देश्य क्या है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और आशीष भार्गव इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर है। सर्च इंजन गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को किस भारतीय पहलवान का सम्मान किया है डूडल देकर? तो आपको पता है गूगल का जो लोगो आता है ना, तो आप जो उसका डूडल होता है ना, वो जो आप जब भी उसके पेज पे जाते हैं, गूगल सर्च पर जाते हैं, तो आपको एक उसका डूडल दिखाई देता है। उस पर देखिए सम्मानित किया है भारत की एक महिला पहलवान को, जिनका नाम हमीदा बानो है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर ए। तो सर्च इंजन गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को भारत की महिला पहलवान हमीदा बानो को सम्मानित किया है अपने डूडल के माध्यम से। अब हमीदा बानो की बात करते हैं। 4 मई 1954 को हमीदा बानो ने पुरुष पहलवान बाबा पहलवान को हराया था, जो कि उस वक्त बहुत ही ख्याति प्राप्त थे। तो भारत की पहली महिला पहलवान बनी है जो कि रजिस्टर्ड है, वो है हमीदा बानो। ठीक है, हमीदा बानो को भारत की पहली महिला पहलवान माना जाता है। इनका जन्म यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। अमेजन ऑफ अलीगढ़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारत की पहली महिला पहलवान। बर्लिन ओलंपिक जो कि 1936 में हुआ था, इसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में प्रतिस्पर्धा करने वाली, कंपटीशन करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? हमीदा बानो। डूडल के माध्यम से हाल ही में 4 मई को इन्हीं का सम्मान किया है गूगल ने। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आधिकारिक सॉन्ग कौन सा है? देखिए, हम काफी बार बात कर रहे हैं आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की। आप सभी को पता है जून मंथ में, नेक्स्ट मंथ इसका आयोजन होना है। हाल ही में इसका एक ऑफिशियली सॉन्ग रिलीज किया गया है और इसका जो टैगलाइन है सॉन्ग की, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की ऑफिशियल सॉन्ग की थीम है या लाइन। आयोजन कहाँ किया जा रहा है ये याद रख लीजिए, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, तो केवल इतना ही पता है कि आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जून 2024 में 1 से लेकर 29 जून 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। आपको याद है मैंने ब्रांड एम्बेसडर भी बताया है आपको आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का, 1 से ज्यादा है, बताना कौन कौन है। ओके, ठीक है, तो ऑफिशियल सॉन्ग पता चल गया, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलो आगे आ जाएं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? नाम से समझ में आ जाएगा किसके सम्मान में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जाता है अग्निशमकों के सम्मान में, जो फायर फाइटर होते हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 4 मई, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। ठीक है, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये 1999 में शुरू किया गया था, क्योंकि इस साल ऑस्ट्रेलिया में जंगल में जब आग लगी थी तो 5 अग्निशामक जो फायर फाइटर है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं की याद में 1999 में शुरू किया गया था इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। ओके, 4 मई को मनाया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन। पेंशन विभाग ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन है, उसने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो भारत के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ने जितने भी सेवानिवृत्त, जितने भी रिटायर सरकारी कर्मचारी, उन्हें उनकी पेंशन की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, पेंशन से संबंधित सारी जानकारियां एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और उन्हें सहूलियत हो, इस उद्देश्य से एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है भविष्य पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन।
उद्देश्य पता चल गया क्या है, पोर्टल का नाम क्या है ये भी पता चल गया। तो इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं जो आपको याद रखना है। बस इतना याद रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ने जारी किया। रिटायर्ड गवर्नमेंट जितने भी कर्मचारी है उनके लिए जारी किया गया है कि उन्हें उनकी जो पेंशन है उसके बारे में सटीक जानकारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर दी जा सके। कंफर्म? ओके, तो यहां पर हमने, हाँ यहां पर एक चीज और, पोर्टल वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित 5 बैंकों में शुरू किया गया। 5 बैंकों से इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिल सकती है पेंशन की। डन। तो यहां पर 6 मई के सभी करंट अफेयर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। कोई ऑफर ऑफ द डे मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे लास्ट डे रिवीजन की। क्या पढ़ा था हमने, देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, कल भी बोला था, लास्ट डे भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, याद रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 159। लास्ट ईयर 2023 में कितनी थी? 161। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? यह दिया गया है फिलिस्तीन के जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, उन्हें, फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया। आगे, किस देश के बल्लेबाज डेवॉन थॉमस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो डेवॉन थॉमस पत्रकार बल्लेबाज है। देखिए, कल मैंने आपको शायद एक वर्ड गलत बोल दिया था, आज भी वही मेरे मुंह पे आ रहा था, बल्लेबाज है ना, क्योंकि इसके पहले पत्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिलिस्तीनी पत्रकार, तो शायद मेरे मुंह से वहां पर भी पत्रकार निकल गया था। करेक्ट कर लीजिएगा, ये बल्लेबाज हैं, ठीक है, क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर भी हैं। किस टीम में? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज बल्लेबाज डेवॉन थॉमस, हाल ही में इन पर प्रतिबंध लगाया है आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के कारण। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटोरेस क्या है? तो यह है लाल महादानव तारा। चोंग ई6 मिशन किस देश का चंद्र मिशन है? तो चोंग ई6 मिशन चीन का एक चंद्र मिशन है। चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा किसके द्वारा बनाई गई? तो चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा को बनाया है राजा रवि वर्मा ने। हाल ही में वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया। वी श्रीनिवास प्रसाद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये राजनीति के क्षेत्र से संबंध रखते, दक्षिण भारत, कर्नाटक से ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं। सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप देखने को मिलता है। हाल ही में इसके नए पीएम के रूप में जेरेमिया मोनेले की नियुक्ति की गई है। जेरेमिया मोनेले सोलोमन द्वीप समूह के या इस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग कमेटी की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और लास्ट हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त की गई है प्रतिमा सिंह। आंसर बी। ओके, अब हम ले लेते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि लास्ट सेशन में मैंने आपको दिए थे। पहला था भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। डन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में देखने को मिलता है। किसने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एसोचैम के अध्यक्ष पूछे हैं तो ये हो जाते हैं संजय नायर। ओके, 3 क्वेश्चन दिए थे। यहां पर एक कमेंट बहुत ही मनीषा शर्मा ने, बिल्कुल, वैसे तो सभी स्टूडेंट ने परफेक्ट कमेंट किए हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए, पर इन्होंने ये भी बताया है कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इंडियन नेवी ने, जो भारत की नौसेना है, इन्होंने हमला किया था पाकिस्तान पर, एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसकी याद में 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और एसोचैम के अध्यक्ष है संजय नायर, है ना। तो ये कमेंट बिल्कुल सही है मनीषा शर्मा का।
सभी स्टूडेंट के वैसे सही है, यहाँ पर मैंने केवल एक सिंगल कमेंट लिया है। अब आपको मैं देता हूँ एक अपडेट देता हूँ एक आपके लिए वैकेंसी का, मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। UPSSSC यूपी मंडी परिषद सेक्रेटरी क्लास 3rd ग्रेड 2nd की रिक्रूटमेंट आई है 2024 में। यूपी के स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट थोड़ी सी कम है, 134। बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स और कुछ सेगमेंट दिए हैं जहां पर आपको बैचलर डिग्री की जरूरत है। तो आप एक बार इसका नोटिफिकेशन चेक कर लेना। जो भी यूपी के स्टूडेंट हैं, एज लिमिट 21 से 40 ईयर तक दी गई है। एप्लीकेशन डेट 24 अप्रैल को शुरू हुई है और 24 मई तक ये खुली रहेगी। तो आप अगर एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं और जो इस पोस्ट को फिल करना चाहते हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री देख लीजिएगा पोस्ट करके कौन कौन सी मान्य है, तो आपका काम हो जाएगा। और एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, जब भी आएगी हम फिर डिस्कस करेंगे, या फिर आप ध्यान रखिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मई के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर था आज का। आई होप पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ऑफर ऑफ द डे आपके लिए कंपाइलेशन है क्वेश्चन बैंक का। अगर आप चाहते हैं उसे परचेस करना तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।